जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे साथियों मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ इतिहास में अपनी यह रहेगी साथियों तीसरी क्लास। तो सभी साथी फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, और जो भी साथी परिवार में नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो साथियों शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। और वो कहते हैं ना कि नया जोश, नया साल, नया जुनून, नई ताकत के साथ में और नए लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं साथियों। केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, एग्जाम भी हमें पास करना है। तो उस पास करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है साथियों। इस नए साल को पुराना साल नहीं बना देना, हमेशा के लिए यादगार बना देना कि हमने 2025 में सरकारी नौकरी लगी थी। साथियों अपना टारगेट रहेगा सरकारी नौकरी। किसी भी प्रकार से मेहनत करके हमें उस सरकारी नौकरी को करना है। तो साथियों शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिएगा हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने बात की थी साथियों पिछली क्लास में गुहिल राजवंश की। किसकी बात की थी? गुहिल राजवंश के बारे में हमने बात की। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों सिसोदिया राजवंश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्या? सिसोदिया राजवंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिसोदिया राजवंश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों। मेवाड़ इतिहास की अपनी ये क्लास थी, इसके अंतर्गत हमने गुहिल वंश को कंप्लीट पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने हैं साथियों सिसोदिया राजवंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें देखिएगा साथियों, अब सीधे सीधे यहाँ पर बात कर लेते हैं। किसी प्रकार का हमें कोई इतिहास से ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमें केवल इतना जानना है कि हमें अपनी जो एग्जाम के दृष्टि से देखें तो हमें महत्वपूर्ण के तौर पर पढ़ना चाहिए, ताकि सारा जो फटाफट से हमें रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सिसोदिया वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो वो आप बताएंगे साथियों। इसका क्या पूछा जाएगा? संस्थापक आपको पूछा जाएगा। संस्थापक बताइएगा, मेवाड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा, आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा राणा हमीर सिसोदिया। क्या होगा? राणा हमीर सिसोदिया। मीर सिसोदिया आपका उत्तर होगा। सिसोदिया उत्तर होगा। अब देखिएगा राणा हमीर सिसोदिया। अभी इन्हें सिसोदिया ही क्यों कहा गया था, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बेसिक रूप से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मौखिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो साथियों देखिएगा, राणा जो हमीर था, राणा हमीर, यह था साथियों सिसोदा गांव का जागीरदार होता। क्या था यह? सिसोदा गांव का जागीरदार। सिसोदा गांव का क्या था यह? जागीरदार। सिसोदा गांव का जागीरदार था। जागी अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम राणा हमीर सिसोदिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बात आती है कि एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था? उसका नाम था लक्ष्मण देव सिसोदिया। लक्ष्मण देव सिसोदिया। क्या नाम था उसका? लक्ष्मण देव सिसोदिया उस व्यक्ति का नाम था। अब साथियों इस लक्ष्मण देव सिसोदिया के इसके पुत्र थे साथियों 7। कितने पुत्र थे इसके? इसके थे 7 पुत्र, जिनमें से 6 जो पुत्र थे इनके, 6 जो पुत्र थे वो चित्तौड़ के पहले साके में मारे गए थे। कब? चित्तौड़ के पहले साके में मारे गए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ के पहले साके में मारे गए थे। पहले साके में मारे गए। ठीक है, यहाँ पर ये मारे जाते हैं। अब इनमें से पुत्र बच गया एक। कौन सा पुत्र बच गया? एक। अब जो एक पुत्र बचा उसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था उसका? सर उसका नाम था हरि सिंह। हमें पता है, आपको पता है हरि सिंह, उसका नाम था हरि सिंह। अब हरि सिंह की बात करते हैं, हरि सिंह की बात करते हैं तो इसका पुत्र हुआ कौन सा? इसका पुत्र हुआ राणा हमीर। क्या हुआ? राणा हमीर। राणा हमीर। अब इसने यहाँ पर बाद में जो यहाँ पर शासक था कौन? जैसा मूछाला मालदेव का पुत्र था जैसा।
तो उन दोनों को पराजित करके राणा हमीर ने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखता है। इसमें मूछाला मालदेव को हरा करके मूछाला मालदेव को, या फिर मूछाला मालदेव, या हम कह सकते हैं कि पुत्र था जेसा, हरा कर चित्तौड़ में किसकी नींव रखता है? चित्तौड़ में यह सिसोदिया वंश की नींव रखता है। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखता है। सिसोदिया वंश की क्या रखता है? नींव रखता है। ये ध्यान दीजिए, चित्तौड़ में क्या रखता है? ये सिसोदिया वंश की नींव रखता है। यहां पर बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, सिसोदिया वंश की जब ये नींव रखा था, कब रखा था? ये नींव रखा था ये साथियों 1326 ईस्वी में। अब आपकी बात करते हैं, यहाँ पर 1326, तो ये रहा कब तक था? तो 26 का है यहाँ पर, अगर 13 कम 13, 13 दूनी 26 का अगर यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, 26 दूनी कितने होते हैं? तो 6 6 2 और 2 और 2 4 1 5 52 यहाँ पर हो जाते हैं। 1352 तक ये रहा था। ध्यान दीजिएगा, 26 का डबल करके आप यहाँ पर इसका शासनकाल याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, सॉरी यहाँ पर डबल नहीं, 64, यहाँ पर 13 इसका डबल करना होगा, बीच वाले का यहाँ पर 64 करना है। 1364 आपको करना है। ठीक है, 1326 से लेकर 64 तक ये रहा था। ओके, अब आगे देखिएगा, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूछाला मालदेव को हराकर यहाँ पर इसको क्या कर लेता है? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। मूछाला मालदेव, जिसको सोनग्रा मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है साथियों, क्या नाम है सर उसका? उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने साथियों चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक, और बात करते हैं राणा हमीर की। किसकी? राणा हमीर की। अब इन दोनों के मध्य साथियों एक युद्ध हुआ, तो उस युद्ध का नाम था सिंघोली का युद्ध। क्या नाम था? सिंघोली का युद्ध। सिंघोली का युद्ध। अब ध्यान दीजिएगा, सिंघोली का युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार यह क्या कहती है? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार देखें तो इसको बताया जाता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में बताया जाता है। ठीक है, पर जो ये सिंघोली है यह है साथियों कोटा में, भीलवाड़ा में साथियों, भीलवाड़ा में इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, अब देखिएगा आगे देखिएगा, अब आगे हम बात करते हैं साथियों। तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के सिंग तोड़ दिए थे सिंघोली के युद्ध में साथियों। कहां पर? सिंघोली के युद्ध में तोड़ दिया था इसने मोहम्मद बिन तुगलक के, यहाँ पर सिंग तोड़ दिए थे इसको। अब आगे देखिएगा साथियों, इसके बारे में कहा गया है कि तुर्कों की प्रतंत्रता का जूता उतार फेंका था। तुर्कों की
तुर्कों की स्वतंत्रता का जूता उतार फेंका था, जूता उतार फेंका था। कौन? राणा हमीर। अब ये कथन किसने कहा था इसके बारे में? तो ये कथन कहने वाले थे साथियों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा, दशरथ शर्मा ने ये बात कही थी। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ये बात कही जाती है कि इसने तुर्कों की स्वतंत्रता का जूता उतार फेंका था। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, दूसरी बात यहाँ पर आती है, इसको कहा गया था साथियों, राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा इनको कहा गया था। राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा गया। अब ये बात किसने कही थी? ये बात कहने वाले थे साथियों कौन? जिसे राजस्थान इतिहास के पितामह कहा जाता है, जिसको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है साथियों, जिसको अरे जिसने माउंट आबू गुरु शिखर को क्या कहा था? हिंदू ओलंप्स के नाम से कहा था। अरे जिसे यहाँ पर ब्यावर में एक जागीर दी गई थी साथियों, भोरासवाड़ा की जागीर है, जिसने जिसने उसमें एक आती है भैंसरोडगढ़ की जागीर के बारे में कहा था कि अगर राजस्थान में राजपुताने में अगर कोई दस्तखत की जाए तो मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। ये बात कहने वाले थे साथियों, वो कौन थे? वो कर्नल जेम्स टोड थे साथियों, जिसने मानमोरी अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था इंग्लैंड जाते समय साथियों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा था तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जेम्स टोड ने कहा था। और इसको क्या कहा था? राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा, प्रबल हिंदू राजा इनको कहा गया था। और इनको कहा गया था साथियों, इन्हें विषम घाटी पंचानन के नाम से इनको कहा गया था। क्या कहा गया था साथियों? विषम घाटी पंचानन इन्हें कहा गया था। विषम घाटी पंचानन, पंचानन इन्हें कहा गया था। और विषम घाटी पंचानन की बात करते हैं तो वो इसका मतलब होता है साथियों युद्ध में, युद्ध में, युद्ध में सिंह के समान, युद्ध में सिंह के, सिंह के समान में। और ये बात कही गई थी साथियों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये बात लिखी हुई है। क्या? कि इन्हें विषम घाटी पंचानन की इन्हें उपाधि दी गई थी। उसका मतलब होता है युद्ध में सिंह के समान लड़ाई करना, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाना, और एक तटस्थ योद्धा की भांति, वीर योद्धा की भांति क्या करना? युद्ध भूमि में शस्त्रों का मुकाबला करना। ये बात इनके बारे में कही गई है। आगे बात कही गई है, आगे बात कही गई है इनके बारे में साथियों, वीर राजा की उपाधि इनको दी गई थी। वीर राजा की उपाधि इनको दी गई थी। क्या? वीर राजा की उपाधि इनको दी गई थी साथियों। किसमें? वीर राजा की इसको उपाधि किसमें दी गई थी साथियों? गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका उसमें दी गई थी साथियों। किसमें? गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर जो टीका है, टीका है लिखा हुआ है टीका। और हम बात करते हैं साथियों गीत गोविंद पर टीका, और एक बुक आती है उसका क्या नाम है? तो एक बुक और आती है उसका नाम है साथियों रसिक प्रिया। उसका क्या नाम है? एक तो आ जाती है गीत गोविंद पर टीका, एक तो आ जाती है गीत गोविंद पर टीका, और दूसरी आ जाती है साथियों रसिक प्रिया। कौन सी आ जाती है? रसिक प्रिया आ जाती है साथियों। अब ये रसिक प्रिया किसकी थी? ये जो इसमें थी ये थे महाराणा कुंभा की। ये तो किसकी थी? बाकी ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इनको क्या कहा गया था? वीर राजा की इन्हें उपाधि दी गई थी। ठीक है, और साथियों इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का
उद्धारक इन्हें कहा गया है, उद्धारक इन्हें कहा गया है। सिसोदिया वंश का संस्थापक, सिसोदिया वंश का संस्थापक, संस्थापक इन्हें कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसने साथियों अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था मेवाड़ में। अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी इनके द्वारा बनाया गया था। अन्नपूर्णा माता को कहा जाता है साथियों बरबड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है, बरबड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। अन्नपूर्णा माता हो गई। अभी इसका मंदिर कहाँ पर है? इसका मंदिर है साथियों चित्तौड़ किले के अंतर्गत इनका मंदिर है। चित्तौड़ किले में इनका क्या है? मंदिर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिएगा। फिर हम पढ़ते हैं साथियों राणा खेता के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। देखिएगा इसको एक बार। आगे देखिएगा साथियों, हम बात करें आगे राणा खेम सिंह, खेम सिंह को कहते हैं राणा खेता के नाम से भी जाना जाता है, राणा खेता। इसका शासनकाल रहा था 1364 से लेकर के 1382 ईस्वी तक ये, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों राणा खेम सिंह राणा खेता कि अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनसे क्या हमें याद रखना है? इनसे हमें याद रखना है साथियों दो व्यक्तियों को याद रखना है। और दो व्यक्ति कौन थे? वो थे चाचा और मेरा। क्या याद रखोगे? चाचा और मेरा। अब राणा खेता क्या करता है कि यह मतलब एक अहिर्या महोत्सव में भाग लेने के लिए बूंदी चले जाते हैं। अब अहिर्या महोत्सव क्या होता है? ये एक शिकार से संबंधित मतलब पक्षुओं का शिकार करने का मतलब ऐसा कोई ये खेल है। तो उसके अंतर्गत ये भाग लेने के लिए वहां पर चले जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद में एक व्यक्ति था साथियों तारागढ़ दुर्ग का, वहां पर मुखिया था, उसका नाम था लाल सिंह। तो वहां पर जी तारागढ़ दुर्ग को देखकर सोचते हैं कि अगर इसका मालिक तो मैं ही होना चाहिए। तो वो उनसे युद्ध करता हुआ वहां पर ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो इन जो दो व्यक्ति याद रखेंगे चाचा और मेरा ध्यान रखेंगे, जो मापा पुआर के साथ में मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी के द्वारा, ठीक है। तो खेम सिंह और राणा खेता से आपको याद रखना है साथियों, ये जाते हैं साथियों अहेरिया महोत्सव में भाग लेने के लिए। अहेरिया महोत्सव, महोत्सव में भाग लेने, भाग लेने बूंदी गए, बूंदी अब ध्यान दीजिएगा साथियों कौन से में जाते हैं? अहिरिया महोत्सव में भाग लेने के लिए वहां पर चले जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा साथियों बूंदी में एक किला था उसका नाम था तारागढ़, तारागढ़। अब देखिएगा साथियों इस तारागढ़ का, इस तारागढ़ का जो मालिक था, तारागढ़ का मालिक कौन था? यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का था साथियों लाल सिंह, लाल सिंह। मालिक कहो या फिर इसको यहाँ पर शासक कहो, लाल सिंह था साथियों। अब ये क्या करता है?
कि जो राणा खेता था अब इस तारागढ़ दुर्ग को क्या करना चाहते हैं, जीतना चाहता है, किंतु ये ऐसा नहीं कर पाता है और ये लाल सिंह से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर लिखिएगा एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा, राणा खेता बूंदी के लाल सिंह से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई, वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इनसे और बातें। साथियों इसकी एक दासी थी, दासी, ठीक है। अब दासी से उत्पन्न 2 संतान हुई थी, उनका नाम था चाचा और मेरा, चाचा और मेरा। क्या क्या नाम था, एक का नाम चाचा और एक का नाम मेरा था। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, दासी से उत्पन्न संतान, दासी से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, उत्पन्न संतान को अनौरस पुत्र कहा जाता है। क्या, अनौरस पुत्र, अनौरस पुत्र कहा जाता है, कहा जाता है। और पति के चिन्ह के साथ में सती होना अनुमरण कहलाता है। पति के किसी भी चिन्ह के साथ में अगर कोई पत्नी सती होती है तो उसको अनुमरण कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी दरबार में पंक्तिबंद अगर बैठे हैं तो उसको मिसल कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो इनसे ये आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी से आपको इसको याद कर लेना है। कर लिया, चले आगे, चलते हैं आगे। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, आगे हम बात कर रहे हैं किसकी, राणा लाखा की, राणा लक्ष्य सिंह की हम बात कर रहे हैं। तो 1382 से लेकर के 1421 तक शासनकाल रहा था जिसका, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने, पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, बाद में कहानी। ठीक है, तो हम बात करें किसकी, राणा लक्ष्य सिंह की, राणा लक्ष्य सिंह के बारे में। लक्ष्य सिंह के तो क्या कहते हैं, राणा लाखा के नाम से जाना जाता है, राणा लाखा के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1382 से 1421 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर लिखने की बात कोई है नहीं ज्यादा, यहाँ पर समझने की बात है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए साथियों ये लाल सिंह से यह चला जाता है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए, किंतु ये वापिस ये भी पराजित हो जाता है। किंतु बाद में ये कसम खाता है कि अगर जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ को विध्वंस नहीं कर दूंगा तब तक जल पानी अन्न ग्रहण कुछ भी नहीं करूंगा, इस बात की एक कसम खा लेता है। और यह बात बाद में इन्हीं के लिए मुसीबत बन जाती है। इनकी जो सेना थी, इनके जो मंत्री थे, इनके जो सेनापति थे, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गए, क्योंकि जब पेट में कुछ भी नहीं जाएगा तो कमजोर तो होना पॉसिबल है। तब इन्होंने वापस समझाया महाराज को कि महाराज
ऐसे आपको नहीं करना है। आपको कसम, इनकी जो कसम थी उनको तोड़ने के लिए बाद में एक नकली तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया और उसकी सुरक्षा के लिए साथियों कुंभकर्ण हाड़ा को वहां पर नियुक्त कर दिया गया। और वो कुंभकर्ण हाड़ा को जब वो आक्रमण किया तो उन्होंने कहा कि आप को ध्वंस नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते, जब भी एक भी हाड़ा जीवित रहेगा, जब तक एक भी हाड़ा जीवित रहेगा, आप नकली तारागढ़ तो क्या, असली तारागढ़ तो क्या, नकली को भी नहीं तोड़ सकते, नहीं जीत सकते। तो वो इस साथ में साथियों लड़ता हुआ वीर कुंभकर्ण जो हाड़ा था, वो जो बच्चा था या लड़का था, तो वो लड़ता हुआ वीर गति को साथ में प्राप्त हो जाता है और महाराणा जो लाखा की जो कसम थी वो भी टूट जाती है साथियों। ये आपको ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि जो राणा लाखा था इसने धवल नामी डोंडिया को भी शरण दी थी और डोंडिया राजपूतों को इन्होंने यहाँ पर आश्रय दिया था, उनकी सहायता इनके द्वारा की गई थी। तो एक लाइन है साथियों, वो आपको याद रखनी है, इसके इनके महत्वपूर्ण के लिए। 1387 ईस्वी की बात है, 1387 ईस्वी की। 1387 ईस्वी में इनके समय चित्रमल बंजारे के द्वारा, चित्रमल बंजारे के द्वारा, या आप इसको चित्रमल बंजारा या फिर इसको कह सकते हैं चिड़ीमार बंजारा, चिड़ीमार बंजारा, चिड़ीमार बंजारा, चित्रमल बंजारा आप इसको कह सकते हैं, के द्वारा अपने बहलों की याद में, ने बैलों की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। तो पिछोला झील का क्या करवा देता है साथियों, निर्माण करवा देता है। अब ध्यान दीजिएगा, पिछोला झील का निर्माण करवा दिया तो एक प्रश्न तो यहीं से उठ जाती है कि पिछोला झील का निर्माण कब कराया गया, 1337 ईस्वी में। किसके द्वारा, चिड़ी चित्रमल बंजारे के द्वारा या चिड़ीमार बंजारे के द्वारा। किसकी याद में करवाया गया, बैलों की याद में करवाया गया था। किसकी याद में करवाया गया था, बैलों की याद में करवाया गया था। एकमात्र झील राजस्थान की जो अपने बैलों की याद में एक बंजारे के द्वारा करवाई गई वो झील है साथियों, कौन सी झील, पिछोला झील है साथियों। पहली विद्युत ऊर्जा से संचालित नाव भी पिछोला झील के अंतर्गत चलाई गई थी। अब साथियों देखिएगा, पिछोला झील, कौन सी झील, छोला झील, छोला अब जो ये पिछोला झील है के किनारे बना हुआ है क्या, किनारे क्या बना हुआ है, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, चबूतरा। एक गलकी नामक नटनी थी, उसका चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सी झील है, पिछोला झील है। किसके समय बनी थी, राणा लाखा के समय बनी थी। और यहाँ तक ही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चले। अब देखिएगा, राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा
संचालित नाव, चालित नाव भी कहाँ चलाई गई थी? पिछोला जेल के अंतर्गत चलाई गई थी। अब एक ध्यान दीजिएगा साथियों, एक बात ध्यान दीजिएगा, राणा लाखा के समय साथियों, राणा लाखा के समय ये किसके समय? ये राणा लाखा के समय ये राणा, या हम कहें कि इनके समय ये, इनके समय ये जावर में, जावर में चांदी की खान, चांदी की खान निकली। इसके समय क्या निकली? चांदी की खान निकली थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा आगे, आगे देखिएगा साथियों, यहां पर एक बात आती है कि जो मारवाड़ का एक शासक था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था रणमल, रणमल राठौड़। तो रणमल राठौड़ वहां से नाराज होकर साथियों अपने पिता से, वहां पर भी कुछ भेदभाव हो गए थे। जब हमने मारवाड़ इतिहास पढ़ा था तो रणमल के बारे में पढ़ा था कि रणमल का पिता का नाम था साथियों राव चूड़ा। क्या नाम था? रणमल के पिता का नाम था राव चूड़ा। अब चूड़ा क्या करता है, अपनी जो पत्नी थी किशोर कुंवर, पत्नी थी, तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के अपने बड़े पुत्र के स्थान पर उसने अपने छोटे पुत्र को क्या कर देता है? शासक घोषित कर देता है कि यही अपना अगला उत्तराधिकारी बनेगा। इस बात से रणमल नाराज हो जाता है और वो वहां से, किंतु वैसे तो उसमें मारवाड़ में एक जोजावर नामक की जागीर दी गई थी रणमल को, किंतु वो उसको क्या करता है कि स्वीकार नहीं करता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये जागीर, अगर मुझे शासक घोषित नहीं करते, मेरा जो पद है वही मुझसे छीन लिया जा रहा है, तो फिर मैं यह लेकर क्या करूंगा। तो वो वहां से फिर वापस यहाँ पर मेवाड़ आ जाता है, किसके पास में? राणा लाखा के पास में आ जाता है। राणा लाखा साथियों इसे एक जागीर देता है, और वो जागीर कौन सी है साथियों? एक धनला की जागीर है। धनला की जागीर दी थी, तो वो बर्तन कहाँ है? पाली में है। तो पाली की एक जागीर थी जिसका नाम था धनला की जागीर, तो वो दी गई थी किसको? रणमल को दे दी गई थी। और रणमल को जैसे ही वो दी गई तो बाद में रणमल अपनी बहन का जो विवाह है साथियों राणा लाखा के साथ में करता है। ये बात तो यहां तक ही है, किंतु इसको समझिएगा किस प्रकार से किया था, इसकी प्रोसेसिंग देखिएगा किस प्रकार से रणमल को अपनी बहन का जो विवाह है राणा लाखा के साथ में करना पड़ा था या किया गया था। तो देखिएगा एक बार, इसको थोड़ी सी हम यहाँ पर देखिएगा। तो हमने बात की, एक व्यक्ति था जिसका नाम था रणमल राठौड़, रणमल राठौड़, रणमल राठौड़। अब ये नाराज में, ये मारवाड़ से नाराज होकर कहाँ जाता है? मारवाड़ से कहाँ आता है? मेवाड़ आता है, मेवाड़ आता है। अब उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा लाखा थे। राणा लाखा के पास में आ जाता है। अब राणा लाखा ने इसे एक जागीर दी, और वो जागीर थी साथियों धनला की जागीर। कौन सी जागीर? धनला की जागीर। और वो है पाली में। कहाँ पर है? पाली में है। ये जागीर इसको दे दी गई थी। क्या तक बात क्लियर हो गई? अब आगे देखिएगा, रणमल खुश होता है। रणमल क्या होता है? खुश होता है। भाई हमें जागीर दी थी, हमें हमारी सहायता की, अगर मुसीबत के समय ये किसी की कोई सहायता की जाए तो वो उसका बहुत बड़ा एहसान मानता है, अगर वो इंसानियत के नाते अगर रहता है। तो कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मतलब किसी का भला, अगर किसी का भला कर दिया जाए तो वो फिर भी उसका कोई गुण या एहसान नहीं समझते हैं और फिर उसी का वो बुरा करने लग जाते हैं। किंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर किसी बुरे वक्त में अगर साथ दिया जाए तो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के खिलाफ में कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि उसको ठेस पहुंचे, क्योंकि अगर मुसीबत के समय कोई सहायता करता है तो वो बहुत बड़ा। यहाँ पर देखिएगा
हम बात करें राणा लाखा। कौन? राणा लाखा। राणा लाखा का पुत्र था जिसका नाम था साथियों कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा। यह बात ये तो इस तरफ आ जाता है। अब धनला में था साथियों कौन? इस तरफ आता है धनला। धनला में था कौन? रणमल। रणला में था। अब रणमल के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था राव चूड़ा। राव चूड़ा। अब राव चूड़ा की साथियों एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। इसकी पुत्री का क्या नाम था? हंसाबाई। हंसा। तो इसकी रणमल की क्या लगी है? रणमल की लगी बहन। क्या लगी? रणमल की लगी है बहन। तो अपनी बहन का विवाह वो राणा लाखा का पुत्र था साथियों कौन? कुंवर चूड़ा के साथ में करना चाहता था। किसके? अपनी बहन का विवाह किसके साथ में करना चाहता था? कुंवर चूड़ा के साथ में करना चाहता था। किंतु बाद में जब एक पंडित यहाँ से आया, इनको भेजा गया नारियल प्रकरण के लिए। किसके लिए? नारियल प्रकरण के लिए भेजा गया। किसके लिए? नारियल। भेजा गया। तो ये क्या करता है कि जो इनका जो संदेश था वो किसके सामने जाकर प्रस्तुत कर देता है? बड़े दरबार में राणा लाखा के समक्ष जाकर प्रस्तुत कर देता है और कहता है कि तो यह सुगुन के यहाँ पर भेजे थे तो वो सारे सामान यहाँ पर दे दिए गए। तो राणा लाखा ने बड़े दरबार में कहा कि मेरे साथ में ऐसा मजाक कैसे कैसे किया जा सकता है। किंतु पंडित यहाँ से कुछ बोलता नहीं है, नाराज हो जाता है राणा लाखा कि मेरे साथ में ऐसा मजाक कैसे किया जाए। वो वैसे तो बहुत बड़ा खुश हुआ था। पहले तो शुरुआत में नाराज हुआ कि मेरे साथ में ऐसा मजाक कौन किया था कि मैं ऐसे वृद्ध व्यक्ति के साथ में ऐसे कौन राजकुमारी को दे सकता है। तो बाद में ने जब नारियल सारा सामान वहां पर देखा तो ये प्रसन्न भी हुआ। अब जब ये प्रसन्न हुआ तो यहाँ पर कुंवर चूड़ा भी बैठे हुए थे। किंतु जब बाद में पता चला कि वहां पर तो जब ये पंडित वापस गया वहां पर तो इन्होंने कहा कि वहां पर तो जो माहौल है वो सिस्टम है सारा ही उल्टा हो चुका है। कैसे? कि पंडित ने कुंवर चूड़ा के स्थान पर उनके पिता को यह संदेश पहुंचा दिया कि आपकी राजकुमारी का जो विवाह है रणमल की जो बहन है उसका विवाह किया जाएगा आपके साथ में, आपसे संबंध जोड़ लिए जाएंगे, विवाह संबंध। तो इस प्रकार से कुछ बातें थी। तो गुप्त रहकर इनको बहुत भारी पड़ी। जो अपने पिता जो पुत्र की जगह पिता को शादी करनी पड़ गई। और इन्होंने कहा था कि अगर रिश्ता अगर मेरे पिताजी अगर अगर मेरे लिए आया था, अगर उसका जो सब कुछ जो सुगुन जो हुआ वो मेरे पिताजी के साथ में होगा, और अगर उसको मैं शादी करता हूं तो वो तो मेरी माँ के समान हुई, मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूं। तो हंसाबाई का जो विवाह है वो राणा लाखा के साथ में किया जाता है। किंतु दोनों के मध्य एक शर्त रखी जाती है। वो कुंवर चूड़ा से कहता है रणमल कि मेरी मैं बहन का जो विवाह है तेरे साथ में तो कर दूं, तुम्हारे पिता किसी के साथ में तो कर दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तो बता तेरी क्या शर्त है? रणमल से कहा। रणमल से कहा कि मेरी यही शर्त है कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी राणा लाखा के बाद में मेरे बहन से उत्पन्न संतान ही और राणा लाखा से और हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही क्या बननी चाहिए, अगला उत्तराधिकारी बनना चाहिए। तो चूड़ा ने कहा कि चलो ठीक है। किंतु रणमल ने कहा कि मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूं कि अगर तूने विवाह किया, अगर तुमने नहीं किया तो अगली तेरी संतान होगी तो वो नहीं मानेगी कि ये तो हमारे साथ में नाइंसाफी की गई है। किंतु अपने पिता के लिए इन्होंने साथियों एक घोषणा शपथ लेता है कि मैं आजीवन कभी भी क्या नहीं करूंगा कि विवाह ही नहीं करूंगा। इस प्रकार से इन्हें राजस्थान का
पितामह पित्म के नाम से जाना जाता है, पितामह भीष्म के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा ने ने राजस्थान का भीष्म, या आपको भीष्म मिलेगा या फिर आपको मिलेगा भीष्म पितामह, पितामह कहा जाता है। ये बात यहाँ पर आ जाती है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। इनके दरबार में दो व्यक्ति थे जिनका नाम था धन्येश्वर भट्ट और जोंटिंग भट्ट। क्या नाम थे के दरबार में थे? धन्येश्वर भट्ट और दूसरा का नाम था जोंटिंग भट्ट। को एक को दी गई थी पंचपीपले की जागीर और एक को दी गई थी शिवालय की जागीर दी गई थी। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला जो शासक बना वो कौन बना था? राणा मोकल बना था अगला शासक। अगला शासक बना था राणा मोकल। राणा मोकल 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी तक रहा था राणा मोकल। अगर हम बात करते हैं तो राणा मोकल का पहला संरक्षक वो कौन रहा था? पहला संरक्षक रहा था कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा रहा था, ठीक है। और दूसरा संरक्षक रहा था, पहला तो ये रहा था, यहाँ पर देखिएगा संरक्षक, पहला तो ये रहा था और दूसरा रहा था साथियों रणमल। दूसरा ये रहा था, ये कौन था? इसका मामा। और ये चला गया था साथियों कहां पर? ये चला गया था साथियों मांडू। बाद में ये कहां पर चला गया था? मांडू चला गया था। और मांडू का सुल्तान था साथियों जिसका नाम था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। खिलजी के पास में चला गया था। यहाँ पर क्लियर हो गई बात में। अब देखिएगा इसके बारे में क्या क्या बातें आती। राणा मोकल के बारे में, इसने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 1428 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा था। और किस किस के मध्य लड़ा था? किस किस के? एक तरफ तो था मोकल, एक तरफ था साथियों नागौर का सुल्तान खां। सुल्तान ये था नागौर का, इसके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और ध्यान दीजिएगा ये जो शासक बना ये बना था साथियों 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु में क्या बना था? ये शासक बना था। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, जो राणा मोकल था उसका क्या नाम था? उसका नाम था साथियों लाला मेवाड़ी। अब इसका जो विवाह किया था इसने, का जो विवाह किया था वो अचल दास खिंची के साथ में किया था। अचल
दास खिंची के साथ में गागरोन का शासक था अचल दास खिंची, इसके साथ में अपनी पुत्री का यह विवाह कर दिया जाता है। ठीक है। हाँ सर, यहाँ पर सुल्तान खां और फिरोज, हाँ तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर सुल्तान खां और फिरोज खां दोनों ही आते हैं। सुल्तान एक तो आ जाता है सुल्तान खां, और दोनों ही लिखिएगा आप यहाँ पर। एक तो आ जाता है फिरोज फिरोज शाह है, फिरोज शाह है, और आपको मिलेगा इसमें सुल्तान सुल्तान शाह खां, ऐसा भी आपको इन नागौर के थे। ठीक है। अब देखिएगा आगे, मोक्कल ने ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन करवाया, वेदों का अध्ययन करवाया था। और इसने क्या किया था? शमिदेश्वर मंदिर का, शमी शमिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया करवाया। इस कारण से मोक्कल मंदिर के नाम से जाना जाता है, मोक्कल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर भी इसे कहा जाता है, इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर, नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। तो नोट कीजिएगा साथ के साथ में फटाफट से। इनके द्वारा एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी के प्रकोटे का निर्माण करवाया, किंतु चित्तौड़ दुर्ग के प्रकोटे का जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था किसके द्वारा? करवाया गया था बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। किंतु चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो एकलिंगनाथ जी के प्रकोटे का निर्माण राणा मोकल के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए आगे देखना है आपको साथियों, आगे देखिएगा साथियों, इन्होंने मेवाड़ में तुलाधान भी शुरू भी करवाया था। मेवाड़ में क्या करवाया था? तुलादान करवाया। नोट कीजिएगा इसको जल्दी से।
अब बात करते हैं साथियों भीलवाड़ा का युद्ध। भीलवाड़ा का युद्ध ये हुआ साथियों, यहाँ कर बात करते हैं तो बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा 1433। यहाँ पर देखिएगा एक तरफ आ जाता है मोकल। कौन आ जाता है? मोकल आता है। एक तरफ आता है गुजरात का, गुजरात का अहमद शाह। अहमद शाह, इन दोनों के मध्य। इसके साथ में थे साथियों कौन है? चाचा व मेरा। चाचा व मेरा, ठीक है। और इनके साथ में था और कौन है? महपा के साथ में था महपा पंवार, ठीक है। अब साथियों अहमद शाह ने साथियों एक रानी थी, आक्रमण कर देता है अहमद शाह। रानी कलावती अपने सैनिकों के साथ साथ युद्ध करती हुई या मुकाबला करती हुई करती हुई करती हुई आग में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। समाप्त। और चाचा और मेरा ने जिलवाड़ा में क्या कर देता है? मोकल की हत्या कर देता है। इसके बहकावे में आकर के मापा पुंवार के कहने पर उन्होंने क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी जाती है जिलवाड़ा में। कि मोकल की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार मोकल की जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी? 1433 ईस्वी में की मृत्यु हो जाती है। और अगर आपसे मोकल के दरबारी पूछ लिया जाए, इसके दरबारी वो हो जाएंगे साथियों मन्ना, फन्ना, पन्ना फन्ना, फिसल आदि। ये इसके लिख लिया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला व्यक्ति आएगा तो कौन आएगा? अगला व्यक्ति आएगा साथियों राणा कुंभा। अगला व्यक्ति आता है राणा कुंभा। कौन आएगा? एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है राणा कुंभा। राणा कुंभा के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो 1433 से आपको करना है 66 + 2। कितना करना है? 68 करना है। यहाँ पे लिखिएगा 1468 से 33 से लेकर के 1468 तक इनका शासनकाल रहा था। अब ध्यान दीजिएगा राणा कुंभा कौन है? राणा कुंभा की हम बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए इनके पिता, पिता पूछा जाए तो बोल जाएंगे राणा
मोकल हो जाएगा। अगर माता पूछी जाए, माता हो जाएगी सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी हो जाएगी। आपसे पूछा जाए इनका जन्म 1403 ईस्वी में और जगह पूछी जाए चित्तौड़ दुर्ग में, तोड़, ये इनका बायोडाटा। राणा कुंभा की हम बात कर रहे हैं साथ। अब फिर आपसे पूछा जाएगा इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम था कुंभल देवी, कुंभल देवी। पूछी जाए का पुत्र का नाम था उदा, या इसको कह सकते हैं उदयकरण, उदयकरण भी इसको कहा जाता है। आप ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों। इसका राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था 1433 ईस्वी में। क्या हुआ था इनका? राज्याभिषेक हुआ था। और अगर हम बात करते हैं साथियों, तो जो महाराणा जो कुंभा था, महाराणा कुंभा, उसको क्या क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, इनको कहा जाता है कि उपाधियां, देखिएगा उपाधियां, इनको कहा जाता है हाल गुरु, इनको कहा जाता है हाल गुरु, इनको कहा जाता है राजगुरु, इनको कहा जाता है हाल गुरु, राजगुरु, परम गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु। और इनको क्या कहा जाता है? और इनको कहा जाता है साथियों, इनको कहा जाता है सेल गुरु, सेल गुरु इनको कहा जाता है, सेल गुरु इनको कहा जाता है। और इनको कहा जाता है साथियों हिंदू सुरतान, हिंदू सुरतान कहा जाता है। यशोपति, अश्वपति, अश्वपति इनको कहा जाता है। यशोपति, नरपति, हालगुरु, राजगुरु, परमगुरु, छापगुरु, छापगुरु, अशोपति, नरपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। और अगर हम बात करते हैं तो नंद नंदीश्वर, नंद नंदीश्वर, नाटक राज, नाटक राज, प्रज्ञा पालक, ये जो सारी हैं साथियों उपाधियां हैं, ये किसकी है? ये महाराणा कुंभा की ये सारी उपाधियां आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, महाराजा धीराज, नंदीश्वर, नाटक राज, प्रज्ञापालक, अश्वपति, गणपति, नरपति, शैलगुरु, राजगुरु, छापगुरु, छापगुरु, परम गुरु, ये सारी जो तमाम बातें हैं साथियों, ये आती है राणा कुंभा। तो आगे देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, एक प्रशस्ति आती है जिसका नाम है
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसमें राणा खुंबा को कहा गया है साथियों नव्य भारत, नव्य भारत कहा गया है। आगे देखिएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। और राजस्थान इतिहास में इनको कहा गया है, राजस्थान इतिहास में तो कहा गया है साथियों क्या, युग पुरुष इनको कहा गया है, युग पुरुष इसको कहा गया है। और हम बात करें राजस्थान इतिहास में, और इनको मेवाड़ का महानतम शासक कहा है, शासक कहा है। आगे देखिएगा राणा खुंबा को कला एवं साहित्य कला का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। मेवाड़ में इन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। बत्तीस दुर्गों का इनके द्वारा क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। आगे देखिएगा और ये बात आती है वीर विनोद के अनुसार, किसके अनुसार कही गई है, वीर विनोद के अनुसार। और वीर विनोद के लेखक कौन है साथियों, लेखक है इनके श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक कौन है, श्यामल दास इनके लेखक हैं। आगे देखिएगा इनको कहा गया था साथियों धीमान निशंक, निशंक इनको कहा गया था। और साथियों इनको निशंक, धीमान निशंक, ये भी दो नाम आपको, जो धीमान था साथियों बुद्धि के लिए कहा गया था कि बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करने के लिए, ये तो किसी के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए कहा गया था, बुद्धिमत्ता के लिए कहा गया था। और निशंक कहा गया था निर्भय होकर किसी कार्य को करना। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना। अब आगे हम बात करें, आगे देखिएगा कर लिया इसको नोट, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आती है बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए रणमल से चाचा व मेरा को मारने के लिए कहा, मारने के लिए
ये कहा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोक्कल की हत्या, मोक्कल की हत्या किसने की? चाचा व मेरा ने, चाचा व मेरा ने। तो इनका सहयोगी कौन था? सहयोगी कौन था? महपा पंवार, महपा चाचा व मेरा की हत्या किसने की? चाचा व मेरा की हत्या रणमल ने जाकर कर दी। रणमल ने की सहायता से, हुम्बा की सहायता से, हुम्बा की सहायता से। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, हुम्बा ने, अब रणमल क्या करता है? तो ये रणमल था, जो रणमल था साथियों, ये जो क्या करता है, मेवाड़ का एक व्यक्ति था, कहाँ का? मेवाड़ का, उसका नाम था राघव, राघव देव सिसोदिया, सिसोदिया। इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब खुम्बा क्या करता है? खुम्बा ने हारमली के सहयोग से, हारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी। रणमल को जहर देकर हत्या करवाया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा साथियों, रणमल की जो हत्या की गई थी वो 1438 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1438 ईस्वी के अंतर्गत। अब उस समय यहाँ पर जोधा मौजूद था, तो एक नंगाड़ची या ढोलची उसे कहता है कि अगर जोधा तू भाग सके तो भाग, थेर और रणमल मारे जाए। तो यहाँ से फिर वो काहुनी गांव चला जाता है, बीकानेर। जोधा यहाँ से भागकर बाद में वो हड़बू जी के पास में जाता है आशीर्वाद लेने के लिए, और बाद में जब उसका कार्य संपन्न होता है तो वो बेंगटी गांव उनको हड़बू जी को दान में करता है। ठीक है, वो आपको आन दीजिए, याद रखना है। अब हम बात करते हैं, आगे हम बात करने जा रहे हैं साथियों, बात करने जा रहे हैं। बाद में फिर खुम्बा था,